हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम कर रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट्स में यूनिट नंबर 1 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4। A, B, C and D sharing profits in the ratio of 4:3:2:1। तो एक इसका रेशियो है A, B, C, D का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2021। तो इस डेट को इन्होंने पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का, बंद करने का डिसीजन ले लिया। When their बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, और उस दिन की आपको बैलेंस शीट भी प्रोवाइड की है। बैलेंस शीट में वही अपना लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। लाइबिलिटीज़ में देखें तो क्रेडिटर्स दे रखे हैं 15,700 के, EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 6300, ये भी देना पड़ेगा। वो जो PF काटते हैं ना अपन एम्प्लॉयज़ का, वो हमें बाद में देना पड़ता है। टॉप फर्म बंद हो रही है तो हमें इनको भी पेमेंट करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ A और B का दे रखा है। दैट मीन्स बाकी की जो कैपिटल होगी उनकी डेबिट साइड होगी। तो चलो एसेट साइड देखते हैं। बैंक का बैलेंस दे रखा है, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स। देखो यहाँ पर आ गई अपनी C और D की कैपिटल, वहाँ पर नहीं थी क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड नहीं थी, है ना। समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में सिर्फ A और B का क्रेडिट साइड लिखना है और C और D का कहाँ पर लिखोगे, डेबिट साइड। ठीक, आगे बढ़े। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। फर्स्ट वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू वॉज 5,000। क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर्स में से कुछ बंदों ने क्या ले लिया, पेटेंट्स ले लिए। ठीक है, अब ध्यान देना, जो पेटेंट्स हैं वो सारे नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ 5,000 जो बुक वैल्यू थी वो लेके। ठीक, अभी मैं थोड़ा और इसे एक्सप्लेन करूँगी। एट अ वैल्यूएशन ऑफ 3,200। अब ध्यान देना, ध्यान से सुनना मेरी बात। बुक वैल्यू में से तो हम 5,000 माइनस करेंगे क्योंकि हमारी तरफ से पेटेंट्स कितने के गए हैं, 5,000 के। लेकिन 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 उनको जो पेमेंट हुआ है वो सिर्फ कितने का हुआ है, 3,200 का। ये डाउट मोस्टली लोगों को आता है कि ये क्या हुआ। तो ध्यान से समझना भाई, हमने जो दिखाए थे वो 5,000 के थे, लेकिन वो ले रहे हैं 3,200 के, तो उनका पेमेंट तो उनके हिसाब से तो होगा। तो वो 3,200 का ले रहे हैं, तो उनका जो पेमेंट है वो सिर्फ 3,200 से ही कम होगा। ठीक है, और हमारे जो पेटेंट्स कम होंगे वो 5,000 से होंगे। सोचो अगर ऐसे नहीं होता, अदरवाइज हम क्या करते, बुक वैल्यू बढ़ा बढ़ा के लिख देते, है ना, और उसी में उनको पेमेंट कर देते। तो ऐसा नहीं होता है। वो जिसमें लेंगे 3,200 में ले रहे हैं अगर हमारी 5,000 की चीज़, तो उनको सिर्फ 3,200 का ही पेमेंट होगा। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब हम कॉपी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से आ जाएगा। आगे देखो, बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 400। यानी कि कुछ लोगों को पेमेंट हो गया है। अब जो लोग बाकी हैं उनको जब हम पेमेंट करेंगे तो कितने में करेंगे, 400 डिस्काउंट पे करेंगे। ठीक है, जो भी उनका पेमेंट बचेगा उसमें से हम 400 और काट लेंगे, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, सिंपल है। तो क्रेडिटर्स वाला पॉइंट थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, बाकी हम अभी क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा। आगे देखो, पॉइंट नंबर 2, देयर वॉज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 20,000 नॉट मेंशन इन दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसका कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, लेकिन ये जो JLP है आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये सरेंडर हो गई, यानी कि कुछ पैसा आया होगा। वो कितना आया है, 4,500। तो कुल मिला के कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें 4,500 रुपये मिल गए हैं। ठीक है, किससे, JLP रिलाइजेशन के। थर्ड पॉइंट देखो, द रिमेनिंग एसेट्स वर रियलाइज ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। बाकी जो एसेट्स हैं उनका रियलाइज वैल्यू दे रखा है। डेटर्स 10,800, स्टॉक 15,600, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, पेटेंट्स एट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू, जो भी है उसका सिर्फ 60% मिलेगा। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू
1500। तो ये हमारा पैसा चला जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1500 के। आगे देखो, डी बिकम इंसॉल्वेंट। ओहो हो, ये क्या हो गया, ABCD 4 पार्टनर थे, जिसमें से कि एक पार्टनर यानी कि जो डी है वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड अ डिविडेंड ऑफ 25 पैसे इन अ रूपी वॉज रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स क्लेम अगेंस्ट हिज एस्टेट। तो जो भी उसका ड्यू अमाउंट रहेगा वो सिर्फ कितना दे रख पाएगा, 25 पैसे। अच्छा, इसको बोलते क्या आप लोगों को पता है? जो भी उसका ड्यू अमाउंट रहेगा उसका वो सिर्फ कितना दे रहा है यहाँ पर, 25%। इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं रेटेबल डिविडेंड लॉ की भाषा में। ठीक, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो वही हमें अपने लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, वही 3 करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अपना बैंक कैश अकाउंट। आ जाओ फटाफट कॉपी पर, आ गए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 4, रियलाइजेशन अकाउंट। ये वही अपना सिंपल सा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फिर यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स चारों पार्टनर के नाम, पर्टिकुलर चारों पार्टनर्स के नाम, ये हो जाएगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। तो फटाफट इसमें एसेट्स ट्रांसफर करते हैं पहले। टू डेटर्स 15,850 दिख रहा है ना, एक सेकेंड में इसको लॉक कर दूं, अब ठीक है। टू स्टॉक 25,200, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 800, टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000, पेटेंट्स 8,000। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। एक बार टोटल कर लेते हैं, 15,850, 25,200, 800 और ये हो गया 28,000। ये आ गया 69,850। तो यहाँ पर इसका आउटर कॉलम में हमने टोटल लिख दिया। ठीक, तो एसेट्स ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस किसके ट्रांसफर करेंगे हम, लाइबिलिटीज के। तो बाय क्रेडिटर्स 15,700 और बाय EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये कितना है, 6,300, 6 12 22,000। ठीक हो गए, कुछ नहीं किया, बस एसेट ट्रांसफर कर दिए और लाइबिलिटीज टाइम्स ट्रांसफर कर दिए। अब पैसा लेने का वक्त आ गया है, तो पहले एसेट्स को रियलाइज करते हैं। ये सारा पैसा आएगा अपने बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट में। तो सबसे पहले आ रहा है अपना डेटर्स। डेटर्स की रियलाइजेबल वैल्यू थी 10,800, स्टॉक की थी 15,600, प्लांट एंड मशीनरी की थी 12,000 और पेटेंट्स, इसको अभी छोड़ना है, इसको थोड़ा और समझाना है। आगे देखो, एक JLP से भी तो पैसा मिला था, याद है कि नहीं? JLP हमारी बुक्स में नहीं थी, लेकिन फिर भी उससे कुछ ना कुछ पैसा मिला था। कितना, 4,500। तो आने दो भाई, पैसे को आने दो, पैसे को कौन मना करता है, आने दो, आ गया। ठीक, पेटेंट्स का पॉइंट अभी मैंने छोड़ दिया, तो उसको आप भी लोग छोड़ देना। ठीक है, इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बाई बैंक पैसा आ रहा था या टू बैंक पैसा जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, क्रेडिटर से पैसा जाएगा। क्रेडिटर्स कितने थे, 15,700, 15,700। ठीक है, अब ध्यान देना, क्रेडिटर्स थे 15,700 के टोटल। उन्होंने 5,000 के जो पेटेंट्स थे वो लिए थे हमसे 3,200। ये पॉइंट जो मैं अभी आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त समझा रही थी वही है। तो मुझे ये बताओ, क्रेडिटर्स में से कितना माइनस होगा, क्या 5,000 माइनस होगा या 3,200? तो भाई सिंपल सी बात है, क्रेडिटर्स कितने रुपए में ले रहे हैं, 3,200 रुपये में, तो माइनस भी कितना होगा, 3,200।
तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितने से माइनस होगा? 3200 से। 5000 से माइनस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो 5000 की चीज 3200 में ले रहे हैं, तो उनके बैलेंस से इतना ही माइनस होगा, ठीक है। और हमें बाकी कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा था, कितने का? 400 रुपये का, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो टोटल जो है वो हमें इतना पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को। समझ में आ गया क्रेडिटर्स वाला पॉइंट? थोड़ा सा बट टिपिकल है, ध्यान से सुनना। 15700 के टोटल क्रेडिटर्स थे, उन्होंने हमसे जो पेटेंट्स है वो किस वैल्यू पर लिए? 3200, तो वो माइनस हो जाएगा पेटेंट्स वाला। दूसरा 400 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो माइनस होगा। यानी कि हमें टोटल बैंक से कितना पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को, ये एक बार फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 15,700 माइनस 3,200 माइनस 400, ये आ गया 12,100, ठीक है। तो बैंक से हमें इतना पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को। अब तो आ गया होगा समझ में, आसान लग रहा होगा। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गया, ईपीएफ का कर देते हैं। ईपीएफ से तो रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जितना पेमेंट है उतना करना है, और भाई पूरा ही करना पड़ेगा। आपने उनका तब पीएफ काटा है, अब आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ईपीएफ का भी हो गया। एक छोटा सा पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो भी बैंक से पेमेंट करना है। कितने थे? 1500। तो क्रेडिटर्स, ईपीएफ और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये तीनों हो हमारे बैंक से पेमेंट हो गया। समझा? तो ये हमारी कंप्लीट हो गई डेबिट साइड। हमने यहाँ पे एसेट्स भी ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटीज का पेमेंट भी कर दिया। क्रेडिट साइड क्या रह गया? लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए, एसेट्स का पैसा आना बाकी है, जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट छुड़वा रखा है, पेटेंट्स का। आप फटाफट इसे करते हैं। अब ध्यान से देखना, पेटेंट्स कितने दिख रहे हैं आपको? 8000 के, बुक्स में 8000 के दिख रहे हैं, लेकिन 5000 के ये ले गए, तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएंगे? तो अब हमारे पास पेटेंट्स कितने बचे हैं? हमारे पास बचे हैं 3000। कितने बचे हैं? 3000। ये बात किस किस को समझ में आ गई? देखो, उन्होंने हमारे पेटेंट्स 3200 में लिए, लेकिन हमारे पेटेंट्स की बुक वैल्यू तो 5000 थी, तो हमारी तरफ से तो 5000 की गई ना, इसलिए हमने यहाँ पर 5000 माइनस किए। आ गई ये बात समझ में? तो हमारी तरफ से 5000 गए, इसलिए हमने 5000 यहाँ पर माइनस कर दिए। अब हमारे पास कितने बचे हैं पेटेंट्स? सिर्फ और सिर्फ 3000, क्योंकि बाकी के तो ये ले गए। हमारे पास कितने बचे? सिर्फ 3000। उन्होंने बोला था कि जो पेटेंट्स की वैल्यू है वो अब सिर्फ और सिर्फ 60% रह गई है। कितनी रह गई है? 60%। तो कितनी हो गई? 3 6 18, 1800 आ गया। बाकी सब कुछ आसान है, यहाँ पर सिर्फ यही 2 पॉइंट है जो आपको गुमराह कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको बार बार बता रही हूँ कि पेटेंट्स हमारे गए हैं 5000 के, इसलिए हमने 5000 माइनस किए हैं, लेकिन हमारे पेटेंट्स उन्होंने 3200 में लिए हैं, इसलिए वहाँ पर 3200 से माइनस हुआ है, ठीक है। हमारे पास थे 8000, 5000 से बुक वैल्यू कम हो गई, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 3000 की बुक वैल्यू, लेकिन 3000 के पेटेंट्स की रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? सिर्फ और सिर्फ 60%। तो दैट मीन्स 3000 इंटू 60%, ये आ जाएगा 1800। अब मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो फटाफट इसका टोटल कर लेते हैं कि हमारे बैंक में कितना पैसा आ गया। 10,800 डेटर्स का था, 15,600 स्टॉक, 12,000 प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट से मिला 1800, प्लस जीएलपी से भी तो मिला था 4500, 44,700 का हमें मिल गया एसेट से रियलाइजेशन। तो इतना पैसा हमारे पास आ गया, ठीक है। तो डेबिट साइड कंप्लीट हो गई, क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई। फटाफट इसका टोटल करते हैं। इधर आ रहा है 69,850 प्लस 12,100 प्लस 6,300 प्लस 1,500, ये आ गया 89,750। ये लिख दिया 89,750। इधर माइनस करते हैं 22,000 माइनस 44,700, ये आ गया 23,050। ये आ गया हमारा लॉस। रियलाइजेशन लॉस कितना आ गया?
23,050। तो ये किस में बढ़ जाएगा, वही अपने पार्टनर्स में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABCD किस रेशियो में बटेगा, अपना वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना था वो हम भूल गए, एक बार मैं देख लेती हूँ। 4:3:2:1, 4:3:2:1। तो इसको बांट देते हैं, 3 4 5, 5 4 9 और 1 10 इंटू 4/10। ये आ गया 9220। 6915, 4610 और ये लास्ट 2305। ठीक, तो हमने ये रियलाइजेशन लॉस बांट दिया और यहाँ पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरी तरीके से कंप्लीट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। बस इन 2 पॉइंट्स को अच्छे से कर लेना, बाकी सब कुछ आसान है। ठीक है, आ जाते हैं फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट साइड रहेगी, क्रेडिट साइड रहेगी। फटाफट पहले बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं बाय बैलेंस BD। छोटा छोटा लिखना है, यहाँ पर स्पेस नहीं है। बाय बैलेंस BD में ध्यान रखना सिर्फ A और B का क्रेडिट बैलेंस था, कितना, 40,000 और 20,000, और इन दोनों का क्या था, डेबिट बैलेंस। तो टू बैलेंस BD 3200 8415। ठीक है, बस हो गया। और कुछ तो था नहीं बैलेंस शीट में, रिजर्व्स वगैरह जो ट्रांसफर करें, बस इतना ही था। तो चलो आगे की कहानी करते हैं डिसॉल्यूशन की। तो यहाँ पर इनका रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन लॉस। ये ब्रैकेट में इसलिए लिख लेते हैं ताकि याद रहे। कितना लॉस है, यही अपना 9220 6915 4610 2305। ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया, रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब याद होगा पिछले इलस्ट्रेशंस में भी मैंने आपको सिखाई थी एक बात कि जो रियलाइजेशन लॉस होता है और जब इंसॉल्वेंट होता है कोई बंदा, यानी कि पार्टनर्स में से अगर कोई इंसॉल्वेंट होता है, यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इंसॉल्वेंसी का है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी का होगा और अगर वहाँ पे रियलाइजेशन लॉस होगा तो आपको रियलाइजेशन का जो पैसा है वो कैसे लेके आना पड़ेगा, बैंक में लाना पड़ेगा। तो ये जो पैसा है वो लाना पड़ेगा यहाँ पर। कौन लेकर आएगा, पार्टनर्स लेकर आएंगे। बस ध्यान देने वाली बात है कि बस वो पार्टनर नहीं लेकर आएगा जो कि इंसॉल्वेंट है। तो रियलाइजेशन का जो लॉस है सिर्फ कौन लेकर आएगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल, कि वो कैसी कैपिटल है, डेबिट है या क्रेडिट है, वो मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ वो सॉल्वेंट होना चाहिए, तो उसको रियलाइजेशन का लॉस लेकर आना पड़ेगा। मैम ये कैसी कंडीशन है कि रियलाइजेशन का लॉस आपको पैसे में लाना पड़ेगा? तो भाई ये कानून है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती और आप भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो लॉ है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब लॉ ने बोला है कि जब भी इंसॉल्वेंसी का केस हो, रियलाइजेशन लॉस हो, तो सॉल्वेंट पार्टनर्स पैसा लेकर आएंगे। तो ये ले आए भैया। ठीक है, तो पहला हमने लॉ फॉलो कर दिया, रूल कि रियलाइजेशन लॉस लेकर आ गए। दूसरी बात सुनो, अब हम निकालते हैं क्या, डी की डेफिशिएंसी, कि डी की डेफिशिएंसी कितनी है। तो बहुत ही सिंपल, एक ये रहा 8415 प्लस 2305 10,720। कहीं जगह हो तो अपन कर लें, इधर कर लेते हैं। डी का कितना था, 10,720। और आपको याद होगा रेटेबल डिविडेंड मिल रहा है कितना, 25 पैसा इन रुपी। दैट मीन्स 25% जो है वो अपने ड्यू अमाउंट का डी लेकर आ सकता है। अगर लेकर आ सकता है तो भाई हम तो बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं, लेकर आओ।
तो 25% कितना हो गया 2680। तो डी इतना पैसा ला सकता है। तो पहले इतना पैसा डी से मंगा लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। तो ये भी पैसा अपने बैंक में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ये डी लेकर आ रहा है 2680, ठीक है। तो अब देखते हैं कितनी डेफिशिएंसी आई। तो डी का था 10,720, जिसमें कि 2680 डी ला रहा है। टू 2680 ला रहा है, बचा कितना 8040। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो इंसॉल्वेंसी का लॉस है, ये कौन बियर करेगा। अब ये तो सिंपल सी बात है, बाकी के पार्टनर बियर करेंगे और कौन करेगा। तो बाकी पार्टनर कौन कौन है, बाकी पार्टनर है ए, बी और सी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, लॉ फिर से एक बात बोलता है कि यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे। अब आप बोलोगे मैम सी भी तो सॉल्वेंट है, लेकिन ध्यान से सुनो लॉ क्या कहता है, पूरी बात सुना करो, ठीक है। लॉ बोलता है ये लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे, लेकिन वही सॉल्वेंट पार्टनर जिनका कैसा बैलेंस होगा, क्रेडिट, लेकिन सी का कैसा बैलेंस है, डेबिट। तो कौन करेगा बताओ, सिर्फ ए और बी। सिर्फ कौन करेगा, ए और बी। तो इतना बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया। पहले हमने क्या किया, डी का जो ड्यू अमाउंट था वो लिखा, जितना पैसा वो ला सकता उससे पहले पैसा मंगवा लिया। बाकी जो बचा 8040, 10,720 में से 2680 माइनस करके ये जो बचा, फिर ये कौन बियर करेगा। तो लॉ बोलता है ये कौन बियर करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर जिनका जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैसा है, क्रेडिट। और वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ ए और बी का। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि किस रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पर लॉ बोलता है इन देयर कैपिटल रेशियो। इन देयर कैपिटल रेशियो, जो भी उनका बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कैपिटल रेशियो है, डिसॉल्यूशन से पहले जो भी उनका कैपिटल रेशियो है, उस रेशियो में उनको बांटना है। तो वो कितना था, ए की कैपिटल थी 40,000 और बी की थी 20,000, तो ये आ गया 2:1। तो 8040 है, 2:1 में बांट दिया जाएगा। ये दोनों बियर अप करेंगे, 8040 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ये आ गया 5360। ये कौन बियर करेगा, ए और बी। तो फटाफट ए और बी से बियर अप करवा देते हैं। एक बार मैं इसकी फिर से समरी अभी बताऊंगी, जिसको समझ में नहीं आई हो कोई बात नहीं है, बाकी लोग यहाँ पर लिख सकते हो जिसको समझ में आ गई हो। ये कौन बियर करेगा, पहले ए 5360 और ये बियर करेंगे 2680। तो इतना हम ए और बी के में से कम कर देंगे और डी के में बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ भी कर देते हैं, बाय ए की कैपिटल बाय बी की कैपिटल, इन दोनों के में से कम कर दिया और डी के में बढ़ा दिया 5360 2680, ठीक है। समझ में आ गया, एक और बार समझाओ। तो लॉ दो बातें बोलता है, देखो जब भी इंसॉल्वेंसी का केस होगा आपको गार्नर वर्सेस मर्रे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या बोलता है, पहली बात ये बोलता है कि इंसॉल्वेंसी के केस में अगर रियलाइजेशन लॉस हुआ तो आपको वो लेकर आना पड़ेगा पैसे में, ठीक है। और कौन लेकर आएगा, सॉल्वेंट पार्टनर, चाहे उनका डेबिट बैलेंस हो चाहे उनका क्रेडिट बैलेंस हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको वो लेकर आना पड़ेगा। इसलिए देखो यहाँ पर सी भी लेकर आया है, ठीक है। दूसरा रूल कौन सा है, दूसरा रूल जो ये है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी, जैसे यहाँ पर इतना इसका ड्यू अमाउंट था, इतना ये पैसा ला सकता था, ये उसकी डेफिशिएंसी थी, तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो कौन बियर करेगा, बाकी के पार्टनर। और वो बाकी के पार्टनर कौन, सॉल्वेंट हो, साथ के साथ उनका कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट हो। तो यहाँ पर कौन थे वो, ए और बी। किस रेशियो में करेंगे, उनके जो भी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग डिसॉल्यूशन से पहले क्रेडिट बैलेंस
जो भी कैपिटल का बैलेंस है वो कितना था 40,000 20,000, तो यहाँ से रेशियो आ गया 2:1। तो इसकी जो डेफिशिएंसी थी वो ए और बी जिनका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था, सॉल्वेंट थे, उस रेशियो में हमने इनको क्या कर दिया, डेफिशिएंसी ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, ये बात आ गई हो समझ में तो वीडियो को लाइक करना और एक ज़रूर कमेंट कर देना। मैं इतनी 3 बार समझा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो वही हमने किया, ए और बी के में से कम कर दिया और डी को दे दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं है करने को, फटाफट बैलेंस करते हैं। ए का करो 40,000 प्लस 9,220, ये आ गया 4,9,220, 4,9,220। इधर माइनस कर देते हैं, 9,220 माइनस 5,360, ये आ गया 3,4,640 टू बैंक अकाउंट। तो उसको पैसा मिल जाएगा जो इसका बचा है 3,4,640। ठीक है, नेक्स्ट बी 20,000 प्लस 6,915, ये आ गया 26,915। माइनस कर देंगे 6,915 माइनस 2680, 1,7,320। ठीक है, तो इसको भी पैसा मिल जाएगा यहाँ से और इन दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला। चलो, ये तो पैसा लेकर ही आएगा। सी का करते हैं 4,610 बस माइनस 3,200 माइनस 4,610, ये आ गया 3,200। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है इसका 7,810। डी का तो बैलेंस ही आ जाएगा क्योंकि हमने उसका पहले ही कर दिया है, 2,680 प्लस 5,360, 10,720। यहाँ भी यही आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेंगे अपन। 8,415। ठीक, आ गया ना समझ में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन में मैंने आपको बता दी है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, पेटेंट्स और क्रेडिटर्स का। और यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं, एक ये रियलाइजेशन लॉस वाला कि आपको पैसा लाना पड़ेगा सॉल्वेंट पार्टनर्स को बैंक में। दूसरा, सॉल्वेंट पार्टनर जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनको डेफिशिएंसी झेलनी पड़ेगी इंसॉल्वेंट पार्टनर की। बस ये 2 पॉइंट समझ लो तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बर्बाद क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं है इसमें, बहुत आसान है। हो गया, चलो फॉर्मेट तैयार हो गया, फटाफट कैश बैंक अकाउंट बनाते हैं। बहुत ही सिंपल। सबसे पहले इसका बैंक बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस था 535। ठीक है, एसेट्स रियलाइज होकर पैसा आया था, कैसे आया था ये, एसेट्स की वजह से कितना 44,700। ठीक है, उसके बाद कुछ पैसा गया भी था। सबसे पहले अपन लिखते हैं क्रेडिटर्स की वजह से कितना गया था 12,100। ठीक है, बाकी की तो पेमेंट ले ही गए थे वो पेटेंट्स वगैरह। दूसरा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये किसकी वजह से गया था, ईपीएफ की वजह से 63,000। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये चाहो तो इकट्ठी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ याद करने के लिए, मतलब वहाँ पर भी अलग अलग लिखी थी तो यहाँ भी अलग अलग लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप भी ऐसे ही करना अलग अलग, और अगर आप प्रो हो गए हो तो इनको तीनों को कंबाइन कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, बैलेंस लिख दिया इसका, ओपनिंग बैलेंस, एसेट से जितना पैसा आया वो और लाइबिलिटीज़ में जितना पैसा गया वो। अब फटाफट बढ़ते हैं अपन कैपिटल अकाउंट में। तो ये अपना अपना पैसा लेकर आए थे, उसके लिए याद है रियलाइजेशन लॉस को ठीक करने के लिए। तो क्या क्या पैसा लेकर आए थे, ए लेकर आया था 9,220, बी की लेकर आया था 6,915 और सी लेकर आया था
कितना लेकर आया था, 4610, ठीक है। एक बार देख लूँ मैं, ये रहा 4610, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिखा, इनर कॉलम में, आउटर में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सी जो है वो एक और अमाउंट लेकर आया था, तो हम उसको प्लस कर लेंगे, फिर दोनों को आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। डी तो कुछ लेकर नहीं आया था रियलाइजेशन लॉस का, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट था, लेकिन डी कुछ पैसा लेकर आया था, उसको हम बोलते हैं रेटेबल डिविडेंड। कितना लेकर आया था, अपना 25%, जो कि था 2680, ठीक है। तो ए रियलाइजेशन लॉस इतना, बी इतना, और सी रियलाइजेशन लॉस इतना, ठीक है। साथ के साथ सी कुछ और पैसा भी लाया था, याद है, जब लास्ट में बैलेंस किया था 3200 रुपये लेकर आया था, तो वो भी अपन यहाँ जोड़ देते हैं। ये आ जाएगा 10, 602, 8, और ये आ गया 7810, ठीक है। तो इधर का हो गया अपना, इधर हमने पेमेंट किया था लास्ट में ए को और बी को। ये सारे के सारे आपकी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, अगर जिसको समझ में नहीं आ रही हो साथ में कैपिटल अकाउंट को रेफर करते रहना, ठीक है। ए लास्ट में पैसा लेकर गया था 34,640 और बी लेकर गया था 17,320, ठीक है। अब फटाफट इसको बैलेंस कर लेते हैं। डेबिट 535,44700, 9,220, 6,915, 7,810, और लास्ट आपका डी कितना लेकर आया था 2,680, ये आ गया 71,860। अब देखते हैं क्रेडिट साइड का भी सही आ रहा है कि नहीं, और अगर ये टैली कर गया तो हमारा क्वेश्चन पूरा सही। क्रेडिट साइड देखो 12,100, 6300, 6000, 1500, 34,640, और लास्ट 17,320, 71,860। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा कैश बैंक बैलेंस कर गया, क्योंकि हमने इसमें सारी एडजस्टमेंट कर दी, रियलाइजेशन लॉस की भी कर दी, जो वो पैसा लेकर आया था वो उसकी भी कर दी, जो डी पैसा लेकर आया था वो भी कर दिया, और लास्ट में जो ए और बी पैसा लेकर गए थे वो भी कर दिया। अगर सारे एडजस्टमेंट आप ऐसे ही सही करोगे ध्यान से, तो आपका भी जो है कैश बैंक अकाउंट बैलेंस कर जाएगा, टैली कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, क्या लगता है आपको ख़त्म हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा अपना, अरे हाथ भी ऐसे हो गए देखो पेन से, तो तीसरा अपना कैश बैंक, तीनों कंप्लीट कर लिए। एक छोटी सी बात रह गई, वो भी मुझे आपको बतानी है कि नोट जरूर लिखाना। यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखा दिया है, पहले मैंने आपको साथ साथ लिख कर दिखा दिया था, इस बार मैंने इसलिए पहले लिख दिया, क्योंकि प्रीवियस इलस्ट्रेशन में मैं ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, तो इसमें मैंने आपको डायरेक्ट लिख कर शो कर दिया। इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो, और ध्यान से ये बात आप लोग एग्जाम में लिख कर आना। ये कौन सी बात है मैडम, तो ये वही बातें हैं जो मैं आपको बता रही थी। ये दो वही रूल है, जो वही कानून है, वही लॉ है, जो इंसॉल्वेंसी के केस में फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन सा, पहला रियलाइजेशन का लॉस आपको ठीक करना है, उसके लिए आपको पैसा लेकर आना है। तो देखो हमने पहला नोट वही लिखा है, और कौन लेकर आएगा, सॉल्वेंट पार्टनर, तो यानी कि डी को छोड़कर। तो ए बी सी विल ब्रिंग कैश टू मेक गुड देयर शेयर ऑफ द लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन लॉस ठीक करने के लिए सॉल्वेंट पार्टनर पैसा लेकर आएंगे। दूसरा रूल, दूसरा कानून, दूसरा लॉ क्या है, दूसरा ये है वही अपना गार्नर वर्सेस मर्रे रूल के हिसाब से, सॉल्वेंट पार्टनर, कौन से सॉल्वेंट पार्टनर, जिनका क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि हमारे केस में ए और बी ओनली, वो क्या करेंगे, वो बियर करेंगे लॉस किसका, जो इंसॉल्वेंट हुआ था पार्टनर, दैट मीन्स हमारे केस में डी। किस रेशियो में करेंगे, इन दियर फिक्स्ड कैपिटल रेशियो, ठीक है। ये वही दो बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर पूरी समझाई थी, ठीक है। तो ये चाहो तो नहीं बनाओ वर्किंग नोट, कोई दिक्कत नहीं है ये वाला, लेकिन आपको ये दो नोट जो है वो ज़रूर डालकर आने अपने पेपर में, जिससे आपके 1-2 मार्क बिल जो कट सकते थे वो ना कटे, ठीक है। तो ज़रूर लिखाना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रही हूँ, और इससे पता है आपको याद भी रहेंगे। इन दो चीज़ों से आपकी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गलती हो सकती है वो नहीं होगी। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये नोट मैं यहीं रख देती हूँ, अगर जिसने नहीं लिया तो या तो स्क्रीनशॉट लिख लो, और सबसे बढ़िया बात 2 मिनट पॉज करके साथ के साथ ये चीज़ें लिख दो,
ठीक, आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको पार्टनरशिप वगैरह सब चीज़ें मिल जाएगी। बाकी की प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत कंटेंट है। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।